मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग ज्ञान बिंदु का। तो अभी तक हम लोग 27 देख चुके हैं लोग, ये 28वां टेस्ट है। तो इसमें देखा जाएगा, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और इसका पीडीएफ आप जानते ही हैं, जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शून्य होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिए कि वेग समय ग्राफ में tan थीटा ढाल प्रवणता से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका देखिए कि डायग्राम बनाया गया है, तो इसे थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि देखिए ये आपका वेग एक डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जब भी वेग डायरेक्शन में जाएगा तो समय तो लगेगा ही, तो ये समय भी जा रहा है। तो ये आप देखिएगा वस्तु समान वेग से चल रहा है, अर्थात त्वरण कितना है, तो शून्य है। त्वरण एक समान है, तो त्वरण देखिए कि इसमें बदलाव नहीं आ रहा है, इसमें एक समान है। समय के साथ वस्तु का त्वरण बढ़ता रहा है, ये भी सही है। और देखिएगा कि समय के साथ वस्तु का त्वरण घट रहा है, यह असंभव ग्राफ है। देखिए दूसरी ग्राफ है एक समान गति के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि दूरी मीटर में और यहाँ पे समय सेकंड में, अक्ष वाई अक्ष और यहाँ पे एक्स अक्ष है। तो ये देखिएगा ग्राफ का भाग ओपी वस्तु की एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, और ग्राफ का भाग पी क्यू जो एक्स अक्ष के समानांतर वस्तु की विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का भाग क्यू टी वस्तु गति की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आप थोड़ा सा देखिए, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार होता है। तो भारी जल का देखिए अनुभार आपका 20 होता है। देखिए इसका सूत्र होता है D2 वो होता है, तो ये याद रखिएगा। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2 होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो ये याद रखिएगा। D2 का अनुभार बराबर देखिए 2 × 2 + 16 यानी कि 20 हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में जल और ग्रेफाइट का उपयोग मंदन के रूप में किया जाता है। भारी जल की खोजें यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो ये याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन दर को कम करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल नियंत्रण के रूप में किया जाता है। भारी जल नामकरण का कारण यह है कि इसका घनत्व तो साधारणतः जल से अधिक होता है। भारत में प्रभर भारी जल संयंत्र नागर रूपनगर पंजाब में और 1962 में स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म ए न्यू वर्ड, फॉर्म ए फॉलोइंग वर्ड बाय द यूजिंग एंड द एप्रोप्रिएटेड प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिव बिलो। तो देखिए कि एबिलिटी का क्या हो जाएगा, तो एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, तो इसका राइट आंसर इन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग्यता का इन लगा देंगे लोग, तो इन एबिलिटी हो जाएगा यानी अयोग्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होता है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कि भूमध्य सागर से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वह एक प्रकार की चक्रवर्तीय वर्षा होती है। यह वर्षा जाड़े के समय में पश्चिमोत्तर भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है जाड़े में फुहारे के समान वर्षा। और देखिए कि भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा चक्रवर्तीय प्रकार की होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए कि ये जो केरल का क्षेत्र है 5 जून को यहाँ से टकराता है। उसके बाद देखिए 15-20 जून तक जाते जाते ये 3 भागों में बढ़ता है, पूरे भारत में ये संचालित हो जाता है। लेकिन देखिएगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र में 2 क्षेत्र पड़ जाता है, एक आपका तमिलनाडु और एक आपका रेगिस्तान जो है राजस्थान में थार मरुस्थल, तो वो पड़ जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा ये तो हो गया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अरब सागर का मानसून पहले पहुंचता है। भारत में पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जलीय विलयन में क्षार धातुओं के अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम है। तो इसमें देखिएगा आपका सबसे पहले लिथियम आ जाएगा, फिर सोडियम आ जाएगा, फिर पोटेशियम आ जाएगा, आर्बियम और कैल्शियम आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
यहाँ पे दे भी दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। जो क्षारक जल में विलय होता है उसे क्षार कहा जाता है। धातु से अभिक्रिया करने पर क्षारक लवण और हाइड्रेट गैस देता है। देखिए कि क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्षार धातु कोमल होता है, अतः इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेग एवं चाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। देखिए कि एक पारसेक बराबर प्रकाश 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। थोड़ा सा आसान भाषा में बताएं तो देखिए कि जो प्रकाश वर्ष है, एक वर्ष में सूर्य से जो निकलता है प्रकाश, एक वर्ष में जितना वो दूरी तय करता है उसी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। कार्य का जिस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है, तो ये याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6ठा के बाद 7वां नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए कि दोनों गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय तथा निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा को व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन दिशा इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है, और व्यापारिक पवनों की दिशा सालों भर एक ही रहती है। पछुआ पवन भी स्थानीय पवन है, तो ये याद रखिएगा। पछुआ पवन देखिए कि जून जुलाई के आसपास में बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, पटना, ये सब शहर में बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।
क्वेश्चन देखिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति स्टार्ट हुआ था? तो 1688 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जाए तो देखिएगा 1688 में क्रांति को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम्स तृतीय ब्रिटेन का शासक बना और गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा ही इंग्लैंड में मध्य वर्ग का आधिपत्य स्थापित हुआ। इंग्लैंड में देखिए 1642 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद चार्ल्स प्रथम को राजद्रोह के आरोप में 1949 में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है चाचा संज्ञा से विशेषण बनेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चचेरा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा कि कुछ संज्ञा और विशेषण दिया गया है। क्रम का क्रमिक हो जाएगा, अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक, जहर का जहरीला, आदि का आदिम, नीति का नैतिक, दिन का दैनिक और गांव का गंवारू, पुराण का प्रारंभिक हो जाएगा और संक्षिप्त का संक्षिप्त और सप्ताह के साप्ताहिक, क्षण के क्षणिक हो जाएगा। पशु के पाश्विक और प्रकृति के प्राकृतिक, पिता के प्रतीक, भारत के भारतीय, पत्थर का पथरीला और राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। शरीर का शारीरिक और विज्ञान का वैज्ञानिक, संसार का सांसारिक, समाज का सामाजिक और सोना का सुनहरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। आसमान का नीला रंग होने का कारण है, तो आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलाने की घटना परिकिरण कहलाता है। प्रकाश के लाल रंग के परिकिरण सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है। देखिए कि लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास में जो क्षेत्र होता है लाल दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो दो परिवर्तन समझिए, एक रसायन परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन समझ लिया जाए तो भौतिक परिवर्तन उससे बोला जाता है जब एक फॉर्म से दूसरे का फॉर्म में चेंज हो जाए और पुनः उसी फॉर्म में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, तो पानी है, पानी से ये क्या बन सकता है? आपका बर्फ बन सकता है, ठोस हो सकता है। और पानी से देखिए कि और क्या बन सकता है पानी से? तो आपका गैस बन सकता है और फिर देखिए कि गैस से आपका पानी बन सकता है और ठोस से फिर पानी बन सकता है। तो ये फिर अपने रूप में आ सकता है। लेकिन रासायनिक में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में और वो अपने रूप में नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए ये आलू हो गया, तो आलू से अगर सब्जी बनाया जाए तो फिर चाहिएगा कि आलू बने, तो नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए कि कागज़ है उसे जला दीजिए, लकड़ी है जला दीजिए, तो वो बनेगा नहीं बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का ये है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। वहीं मोमबत्ती का पिघलना अगर पूछ दिया तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 हो जाएगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बियाडा एक्ट भी कहा जाता है और बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना बियाडा एक्ट के तहत 1974 में की गई थी। इस अधिनियम में 2017 में संशोधित किया गया था। बिहार के प्रमुख उद्योग और कारखाने देखिएगा। रेशम उद्योग कहाँ पे है? तो भागलपुर कटिहार में है। चमड़ा उद्योग मोकामा गया और दीघा। उर्वरक उद्योग बरौनी। खनन उद्योग देखिए औरंगाबाद। तंबाकू मुंगेर, आरा, गया, बिहार शरीफ। जूट उद्योग कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा। सूती वस्त्र देखिए कि गया, फुलवाड़िया शरीफ, मोकामा हो जाएगा। कागज उद्योग समस्तीपुर और पटना बरौनी जानते ही हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। तो देखिए कि ये एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विषाणु के कारण होता है। अब विषाणु का नाम देखिए कि एड्स है, इसका पूरा नाम देखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो इसका विषाणु का नाम आपका HIV हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा HIV का क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। जब HIV एड्स होता है तो उसमें WBC जो रक्त होता है उस पर अटैक कर देता है और जो सुरक्षा तंत्र होता है किसी रोग से लड़ने का तो उसी ख़त्म कर देता है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें अच्छा कुछ यहाँ पे बीमारी का नाम दिया गया है, तो देखा जाए विषाणु जनित रोग कौन कौन है? तो छोटी माता बेसिलिया वायरस के कारण होता है। खासरा मोरबिक वायरस के कारण होता है। चेचक बेडिलिया वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होता है और गलसूरा मम्पस वायरस के कारण होता है। विषाणु जनित रोग देखिए कि पोलियो, मेनिंजाइटिस, जुकाम आदि है। और जीवाणु जनित रोग देखिए कि हैजा हो जाएगा। हैजा किसके कारण होता है? तो विपरीत कैलोरी के कारण होता है। डिप्थीरिया हो जाएगा। क्षय रोग हो जाएगा यानी TB।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस हो जाता है। प्लेग ये देखिएगा ये पास्चुराइजेशन पेस्टिज के कारण होता है। टिटनेस देखिए कोलिड्रियम टिटेनी के कारण होता है। न्यूमोनिया देखिए कि डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है। और सिफिलिस देखिएगा ये टेप्रोनेना पैलिडियम के कारण होता है। खासरा काली खासरा देखिएगा कि हीमोफिलिसिस पर्टुमस के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग देखिए कि आपका पायरिया जो दांत से खून आता है। और सोने की बीमारी जो टिप्टे सुमा के कारण होता है। काला जल लिस्मैंडिनिया डोनोवानी के कारण होता है, बालू मक्खी के काटने के कारण। मलेरिया देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। कवक जनित रोग देखिए कि गंजापन ये टिटनी के पीसीज के कारण होता है। एथलेटिक फुट टिटनी पेडिस हो जाएगा। खास देखिए एक्रेस एक इसके बीज हो जाएगा। और दाद ट्राइकोफाइटाइटिस लेस्कोसियस हो जाएगा। तो अब 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़हारिक दवा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नोअलर्जिस हो जाएगा। वैसे रसायन जो पीड़ा अथवा दर्द को कम कर देते हैं उन्हें पीड़ाहारी औषधि कहा जाता है। देखिए कि स्ट्रोपोमाइसिस एक एंटीबायोटिक दवा है और क्लोरोमाइसिस टाइफाइड की दवा है। पेनिसिलिन सर्वप्रथम देखिए कि एंटीबायोटिक और देखिए कि नोटेटम कवक से प्राप्त हुआ था पेनिसिलिन। फेनासेंसिलिन एंटीपायरोमिडोन और शरीर का ये दर्द में काम आता है। दर्द निवारक फेनासेंटिक दुनिया की पहली सिंथेटिक दवा थी। एंटीपायरेटिक्स या जोड़नाशक ये शारीरिक दर्द या बुखार को उतारने में लाभदायक है। एस्पिरिन देखिएगा कि क्रोसिक ज्वार सिर दर्द सर दर्द और गठिया के लिए लाभदायक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता देखिएगा कि कौन सा है? तो आपका हिरन हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो 19 का राइट आंसर आपका बी सही है। देखिएगा कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ता और अवघटक आते हैं। हर पेड़ पौधा कुछ खास जीवाणु तथा जैव सवाल उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आता है। लोग उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक द्वितीय और तृतीय होता है। लोग तो देखिए कि जैसे कि प्रथम उपभोक्ता जो होता है लोग ये घास फूस खाता है लोग, जैसे बकरी खरगोश ये हो गया, ऊँट हिरन। और इसको खाने वाला जैसे मेढक भेड़िया ये आपका इस द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और तृतीय उपभोक्ता जो सिर्फ मांस का ही भक्षण करता हो तो वो हो जाएगा। तो ये तो हम बता दिए, तो ये आप डायग्राम पढ़ सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग इन सेंटेंस वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा आपका सी सही है, प्रोमिस शुड बी कीप्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी जो जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, तो वह है सरकारी व्यय में वृद्धि करके ये किया जा सकता है। देखिए कि रोजगार का नियम जे.एम. कीन्स ने दिया था, सरकारी व्यय में वृद्धि से बाजार में तरलता में वृद्धि होगी। इस स्थिति में प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगा। मंदी का मूल कारण प्रभावपूर्ण कार्य शक्ति की कमी होना है और प्रभावी कार्य शक्ति के द्वारा मंदी से छुटकारा पाया जा सकता है। बाजार में तरलता में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर आप देखिए कि निशा अवधि व्याप्ति कल, ये इसमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए कि निशा और कल दोनों अनिकार्थी शब्द हैं, तो ये आपका 2 आंसर दे दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर नहीं बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा थोड़ा सा देखिए महत्वपूर्ण अनिकार्थिक शब्द, तो इसमें देखिए कर हाथ टैक्स किरण, काम वासना पेशा धंधा, कनक सोना पलाश गेहूँ, खग तारा पक्षी वन, गुरु भारी शिक्षक बड़ा और भार, घट घारा कलश और चोटी, शिखर सिर वेगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो देखिए कि दिया गया है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड एयर इन द लव विथ हर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कंप्लीटली हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो देखिए छायावादी युग का आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये आपका हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए छायावादी के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें देखिए 4 स्तंभ कौन कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली और महादेवी वर्मा। कवि मैथिली गोस्वामी द्विवेदी युग के कवि हैं और मलिक मोहम्मद
जैसी, ये आपका भक्ति काल। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के आधुनिक कवि हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। देखिए, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। देखिए कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद को अब तक 7 व्यक्तियों ने सृजित किया है। एक सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान और चौधरी देवी लाल और लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री आपका सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार देखिए कि उप प्रधानमंत्री की स्थापना करने की किया गया था। अंतिम बार उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ये वाजपेयी सरकार में बने थे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दिया गया है सी साइड हरस आई लव स्टॉप फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट, तो ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि 43 67 दिया गया है और पावर में 245, इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो देखिए इकाई अंक आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बना दिया गया है और इसी कारण ये हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी सही मेल नहीं है? तो देखिएगा कि ओसाका जापान में है, सही है। लंकाशायर ब्रिटेन में है, सलेम भारत में है। वर्मिंघम ये आपका लंदन में पड़ेगा यानी कि ब्रिटेन में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। छिपकली जो है ये स्तनधारी नहीं है, बाकी बाघ, चमगादड़ और व्हेल। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो देखिए छिपकली कार्डेमन संकी रेप्टिलाइज वर्ग है। बाघ, व्हेल, चमगादड़ ये सब स्तनधारी जीव है लोग। स्तनधारी जीव में 3 प्रकार देखिए कि प्रोटोथीरिया जो जीव अंडा देती है जैसे एकेडिया और आर्थिथोरिक्स और प्लेटिस आ जाएगा। मेटाथीरिया देखिए जो अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं जैसे कि कंगारू, पैरामिस। यूरिथिया जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है जिसमें देखिए कि आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे संघ दिया गया है और इसका उदाहरण दिया गया है। तो यूथीरिया में तो आपका मनुष्य आ जाएगा, पूर्ण बच्चा को जन्म देता है। और संघ देखिए कि प्रोटोजोआ है, इसमें अमीबा, युगुला, पैरासिमिया आ जाएगा। पोरीफेरा में आकर यूलेक्टे, ल्यूकोलोनिया और साई कान आ जाएगा। सेट्रिक में देखिए कि हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया आ जाएगा। प्लेटी हेमेथिस में देखिए कि फीता कृमि और प्लेनेडिया आ जाएगा। एके हेलेथेमिस में देखिए कि स्केविस, निमेटोडा। एनेलिडा में केंचुआ, जोक और नेरिस आ जाएगा। आर्थोपंडा में देखिएगा तेलचाटा, बिच्छू आ जाएगा। मोलास्का में देखिए घोघा, ऑक्टोपस और एकाटोर्मट, तारा मछली, समुद्री खीरा ये आ जाएगा। कार्डेमा में देखिए मनुष्य, मेढक, चमगादड़ ये सब आ जाएगा लोग। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रिएटेड वर्ब फ्रॉम द। देखिए कि सोहन से दैट इट बेटर टू, तो यहाँ पे आप देखिए बेटर टू लाइव इन द प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द, इसका ट्रांसलेट करना है वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। ये क्वेश्चन बीपीएस बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हर 2-3 सेट के बाद ये मिल रहा है। तो देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में पेरिस कम्युन की स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1871 में किया गया, जब फ्रांस में पूंजीवादी वर्ग ने लगभग 20,000 मजदूरों का कत्लेआम कर सर्वहारा वर्ग के प्रथम क्रांतिकारी अनुभव को मिटा दिया। इसके बाद पहली बार मजदूर वर्ग ने पेरिस कम्युनिस्ट मंच के जरिए एकजुटता दिखाते हुए ये साबित किया कि वे ही समाज के एकमात्र मजदूर वर्ग हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था और देखिए कि 1789 में ही अमेरिका का संविधान भी निर्माण हुआ था, जो कि सबसे छोटा संविधान है 1 पेपर का। अगला क्वेश्चन है अगला लाइन है, फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था, जो कि भारतीय संविधान में भी लिया गया है प्रस्तावना में। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रो थी। माप तौल की दशमलव क्रांति फ्रांस की ही देन है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप में आस्था रखते थे। तो इसका राइट आंसर आपका कबीर दास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो ये तो आपको पता होगा। कबीर के आध्यात्मिक गुरु रामानंद थे। कबीर ने एकेश्वरवाद में आस्था रखा। कबीर की प्रमुख रचना का नाम साखी, शबद और बीजक है, तो ये याद रखिएगा, और रामायणी। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त बहुलक का उदाहरण है। तो संक्षिप्त बहुलक का उदाहरण टेरिलिन है। तो ये क्वेश्चन तो पिछले बार ही पूछा था, तो इसका छोड़ दिया जाए। चलिए आगे देखा जाए 35 नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, तो ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद और दास रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया, तो ये याद रखिएगा। इसका बेटा आराम शाह को पराजित कर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और गुलामों का गुलाम भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाला था। इल्तुतमिश इल्बर्ट तुर्क था, तो ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। बाकी ये भारत से नहीं गुजरता है। अगला देखिएगा कि थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार देखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह पिग्मिलियन पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या का बात किया जाए पूरे विश्व का, तो आपका 17.5% जनसंख्या निवास करता है और जमीन मात्र 2.4% है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखिएगा कि आपका 3214 किलोमीटर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम में 2993 हो जाएगा। पश्चिमोत्तर बिंदु गुवाहाटी आपका गुजरात में है और पूर्वोत्तर बिंदु किबुती अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पद्मश्री से। देखिए 2005 में ये पुरस्कार दिया गया, तो ये आपका पुराना हो गया। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका जो भित्ति होता है ये आपका जंतु में नहीं होता है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली होता है, तो ये आप याद रखिएगा। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, तो ये आपको याद रखना है। कौकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो ये भी याद रखिएगा। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड सोआन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हम बार देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लिनियस के द्वारा। देखिए कि एक जाति है और एक द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों के 2 वैज्ञानिक नाम है, एक जीनियस और एक स्पेसीज। तो ये आप याद रखिए। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो एस्पियस है। तो देखिए कि 1969 में विटकियर द्वारा समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया और 5 वर्ग इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो देखिएगा मोनेरा, इसमें एक कोशिकीय प्रयोक्टिक जीव आते हैं जैसे जीवाणु, शैवाल, ये सब आते हैं। उसके बाद दूसरा में देखिए प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा हो जाएगा। फुंगी देखिए कि रंगहीन पादप जिसके अंतर्गत आता है। प्लेंटी देखिए कि कोशिकीय पौधे शामिल किए गए हैं जैसे हरे पौधे, ये सब आ जाएंगे। एनीमिया देखिए कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोज हैं। यूकैरियोटिक तथा उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं जैसे हाइड्रा, कीमी और पक्षी और उभयचर हो जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेग्रिस है। आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम्स हो जाएगा और मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। अगला क्वेश्चन है क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि क्या हो जाएगा? तो देखिए ये यहाँ पे बना दिया गया है। आपका पहला मेथड है
तो इसमें 20% दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और दूसरा का मेथड भी यहाँ पे दिया गया है, तो किसी भी मेथड से आप बना लीजिए जो आपको ईजी लगे। अगला क्वेश्चन है, एक्स 75% मामले और वाई 80% मामले में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी करें? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 60/20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बना दिया गया है, तो आप देखिए ध्यानपूर्वक और बनाइए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपभोक्ता की अविवेकशीलता हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा हम लोग देख लिए हैं लोग। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट synthesis of the following two simple sentence और अपोजिट गिवन बिलो, कंबाइन द टू फ्रॉम द सिंपल। तो देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिस इज माई कॉजन राज। तो ये आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। तो ये कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। देखिए वाच्य का मतलब क्या होता है? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतरण से ये जाना जाए कि कहीं की गई बातें का विषय कर्ता, कर्म या भाव, उसे वाच्य कहा जाता है। हिंदी में वाच्य को 3 भागों में रखा गया है, एक कर्म कृत्य वाच्य हो जाएगा, एक कर्म वाच्य हो जाएगा, एक भाव वाच्य हो जाएगा। कृत्यवाच्य में देखिए क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में कर्ता का प्रधानता हो उसे कृत्यवाच्य कहा जाता है। जैसे कि रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक लिखती है। तो ये हो जाएगा। और देखिए कि कर्मवाच्य उसे कहा जाता है जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, रोगी को दवा दी गई, राम ने चिट्ठी लिखा। और भाववाचक जो भाव को बचाए, जैसे कि देखिए मीठापन, और राम से खाया नहीं जाता है, तो ये क्या है? एक भाव है। उससे रोया नहीं जाता है, ये भी क्या है? भाव है। तो ये सब आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 110 के 1 में हो जाएगा। देखिए कि जो धन विधेयक है ये राष्ट्रपति के संस्तुति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और ये लोकसभा में अगर पारित नहीं हो तो सरकार गिर जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, राज्यसभा पे इसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 + 3 + 6 + 10 दिया गया है और ऐसे ही ये जा रहा है, n + n + 1/2 के बराबर है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका सूत्र ही है, सॉल्व किया गया है सूत्र को, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा इसी को समझाए हैं ये सेकेंड मेथड भी। 49 नंबर क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लता मंगेशकर को सुर सामग्री के नाम से भी जाना जाता है, भारत के कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति श्री राजगोपालचारी हैं। और 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब पुरस्कार मिला था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं? तो आपका ये कथन सही नहीं है, गत 5 वर्ष 2012-13 से 2000, तो गलत है, तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये तीनों आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो शुरुआत में ही हम लोग इसके बारे में देखे थे लोग कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कर सरकार को डायरेक्ट ना देके कोई वस्तु खरीदते हैं लोग और उस पर कर देते हैं लोग। जैसे आप पार्ले जी खरीदने जाइएगा तो किसी दुकान के या गुमटी या छोटा दुकान में जाइएगा, कंपनी में तो जाइएगा नहीं और सरकार को कर दीजिएगा नहीं, तो इसे अप्रत्यक्ष को बोला जाता है। वहीं पे जब पैसा हम लोग कमाते हैं लोग तो वो सब, और उस पैसा का जो कर देते हैं लोग टैक्स बोला जाता है, तो इनकम टैक्स, तो वो आपका डायरेक्ट में आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बात किया जाए तो देखिएगा, निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, और वैसा कर जो जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उससे वसूला भी जाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो निगम कर कंपनी के लाभ पे आरोपित होता है। जीएसटी, वैट, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपये 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो? तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 500 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 के बाद 53 नंबर,
इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर भी फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो देखिए कि सेल आई ईवर फॉरगेट यू, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आई सेल नेवर फॉरगेट यू, इसका असर्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। यदि टेन बराबर ए दिया है और कॉट दिया है के कॉट बीटा, अच्छा ये अल्फा है ए नहीं है, तो तब क्या होगा, तो कॉस अल्फा बीटा सॉरी अल्फा माइनस बीटा और बाटा में कॉस बटा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इसे बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोर की परिकल्पना के अनुसार एन वे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होगा। तो देखिए कि एन एच और बाटा में 2 पाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोर के मॉडल के अनुसार देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसकी त्रिज्या ऊर्जा नियत रहती है, और इस कक्षा को स्थैतिक कक्षा कहते हैं। स्थैतिक कक्षा का सिद्धांत बोर ने दिया था। परमाणु संख्या का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक लाभ देखिएगा थोड़ा सा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कुल कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहता है, यानी कि NH बटा 2 पाई हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही सब समझाया गया है और जॉन डाल्टन ये मॉडल बताया गया है। तो ये इसमें डिटेल में दिया गया नहीं है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। बिहार में वह जिला जहां 2001 से लेकर 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका मधुपुरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 56 का ए सही है। और मधेपुरा में देखिए दशकीय वृद्धि दर आपका 30.65% था। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, जो कि 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति हैं लोग। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7 है, तो इसमें घटा दीजिएगा तो शहरी संख्या मिल जाएगा 11.3%। देखिए दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र 24.3% हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर नगरीय क्षेत्र में देखिए 35.4%। बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज है और 2011 की जनगणना के अनुसार 15वां है। तो देखिए कि और स्वतंत्र भारत का ये 7वां है, तो ये याद रखिएगा। गोपालगंज से एक और क्वेश्चन पूछता है कि लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है इस डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल क्या है, तो स्वपोषी है। देखिए जो स्वयं ही अपना पोषण करता है उसे स्वपोषी बोला जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। नील हरित शैवाल मोनेरा संघ का एक जीवाणु है। यह नाइट्रोजन का यौगीकरण कर आंशिक रूप से पौधा नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और जल के तल पर पाए जाने वाले शैवाल को कारा कहा जाता है। झील व तालाबों के किनारे पाए जाने वाले शैवाल रिवुलिया कहलाता है। लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से संसाथ है। नोस्टॉक एंथोसिरिस और नामक ब्रायोफाइटा के अंदर देखिए कि एनाबिडा एजोला नामक टेरिफाइटा पौधे के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, तो CH हो जाएगा। उसके बाद CH2 यानी मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, भाप हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। सिंस द की आर द विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कैनॉट लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। भारत के देखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदस्य शामिल होता है लोग। देखिए संविधान के 63 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति मत बराबरी की जब स्थिति हो तब दे सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 66 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद और 67 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, तो ये याद रखिएगा। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए हेपरिन नामक प्रतिस्पंदन काम करता है।
हेपरिन का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि पैथोलॉजिकल लैब में रक्त का थक्का जमने से रोकने में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स, फाइब्रोजिन, प्रोबीन और कैल्शियम की मदद होता है। फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होती है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। सामान्य रक्त का थक्का 2 से लेकर 5 मिनट में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। कोशिकीय पूर्ण सक्रियता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हैबरलैंड हो जाएंगे, तो राइट आंसर सी सही है। देखिए कि हैबरलैंड 1902 में यह अवधारणा प्रस्तुत की। कोशिकीय पूर्ण सक्रियता की अवधारणा के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। पादप ऊतक संवर्धक तकनीकी पूर्ण सक्रियता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए स्टेफन हिल्स को पादप भौतिकी का जनक कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन देखिए कि साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका भित्ति यह केवल पादप में पाया जाता है, जबकि देखिए कि यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली कार्य कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण है। ये आपका जीव में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि 63 नंबर क्वेश्चन है। जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो ये बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिएगा, जब कुल उत्पादन बढ़ती है तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है। जब कुल उत्पादन घटती है तो दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। अणु के दो क्रमिक संगठनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो माध्य मुक्त पथ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि गैसों में औसत मुक्त पथ हजारों टंगस्टन की कोटि का होता है। गैसों में परमाणु अत्यधिक स्वतंत्र होता है। तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे लोग। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और बराबर में देखिए कि 0.1 nm होता है। अणु का मतलब क्या है? तो देखिए कि किसी तत्व का यौगिक का वह लघुत्तम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के सभी रासायनिक गुण उसमें प्रदर्शित करता है, तो उसे अणु कहा जाता है। परमाणु होता है तत्व का वह लघुत्तम गुण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तत्व का परमाणु कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। नल से इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों एक नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो ये अनुपात विधि के द्वारा बना लीजिए। ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो इनका देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? तो 36 इसका एलसीएम होना चाहिए। 12 3 36 और 9 चौका 36, ये सही है। 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। और देखिएगा कि आपका ये कितना बार में जा रहा है? तो 6 बार में जा रहा है। और ये कितना बार में जा रहा है? तो 4 बार में जा रहा है। और ये कितना बार में? 3 बार में। तो 6 और 4 10 हो जाएगा और यहाँ पे -3। तो देखिए कि यही बनाया गया है सेम टू सेम। तो 6 + 4 और -3 या 36 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे लोग, उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 5.1/7। तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक और मेथड है एलसीएम विधि से ही, इसे भी बना सकते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो 1 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखा जाएगा, तो चलिए देखा जाए। अच्छा, बजट ये आपका इसमें उतना विस्तार से दिया नहीं है जितना चाहिए ताकि समझ में आ सके। तो चलिए बाद में देखा जाएगा इसको, स्थिर जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन आर द ऑप्टेन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। इस जीवधारियों की रचना एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। RH विक्टर के 5 जगत सिद्धांत दिया गया है। मोनेरा जगत में रखा गया है इसे। जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वार्क लियोन्हुक हैं। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु प्रैकेटिक होता है और बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, इंसान, ये सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। देखिए राजा जॉर्ज फोर 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एंट्री ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में दिया गया है, तो देख लिया जाए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया और माउंटबेटन ने 3 जूनी योजना यानी माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया। इसे 3 जूनी योजना भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 3 जूनी योजना के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 जुलाई 1917 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रस्तुत किया था, तो ये याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। बाल्कन प्लान और डिकी बर्ड और इस्मा प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव को नियुक्ति किया गया। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जॉन लॉक हो जाएगा। देखिए, जॉन लॉक ने 3 अधिकारों का उल्लेख किया है जो प्राकृतिक अवस्था के सभी मनुष्य को प्राप्त है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। बेथम ने प्राकृतिक अधिकारों को निरर्थक कहकर उसकी आलोचना किया था। बेथम का मानना था कि सारे अधिकारों का स्रोत कानूनी है। रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन सर्वथा बंधनों से बंधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो देखिए कि आपका अपघटक जो है ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि स्वयं अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार कर ले, तो उसे स्वपोषी बोला जाता है। जैसे कि पेड़ पौधा, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु, ये सब हो जाएगा। यही सब इसमें दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो 72 के बाद हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, और 73 में देखिएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्षार धातु में क्या होता है? तो देखिए कम आयनन ऊर्जा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आप देखिए कि पीएच मान का मतलब क्या होता है। तो देखिए पीएच मान, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में नहीं, सॉरी। एक आपका अम्ल हो जाएगा और एक आपका उदासीन हो जाएगा और एक आपका देखिएगा कि क्षार हो जाएगा। और देखिए कि पीएच मान आपका 0 से लेकर 14 के बीच में ही है, तो अम्ल देखिएगा कि 0 से लेकर 7 के बीच में हो। उदासीन आपका 7 होता है और क्षार देखिएगा ये 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। 73 के बाद देखिए, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम तथा परमाणु त्रिज्या आवर्त में अधिक होता है। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा का क्रम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। क्षार धातुएं कम आयनन ऊर्जा के कारण प्रबल अपचय के समान कार्य करता है लोग। सभी क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण पर विशिष्ट रंग देता है। क्षार धातुओं में दुर्बल धात्विक बंध होते हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्षार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्राकृतिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और इसका विलयन साबुन की तरह फिसल भरा होता है। क्षार का पीएच मान देखिए कि 7 से अधिक होता है। तो ये सब याद रखिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे बोला जाता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है, तो ये याद रखिए कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या कौन किया है? आइंस्टीन के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रवाह के आधार पर ही आइंस्टीन ने प्रकाश के कण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
देखिए किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधे रेखा में गमन करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। देखिए ये फोटोन के रूप में निर्वात में चलता है लोग। प्रकाश का कणिकीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। और देखिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिस्टन हाइजेंस के द्वारा दिया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। इसका स्पीड देखिएगा निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक वर्ष में जितना प्रकाश ट्रेवल करता है उसे क्या बोला जाता है, तो देखिए कि उसे प्रकाश वर्ष बोला जाता है। यानी एक वर्ष में जितना प्रकाश तय करता है दूरी उसे एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और पारसेक सबसे बड़ा दूरी का इकाई होता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखें। ए और बी असंयुक्त समुच्चय है, तब एन ए और बी ये मान दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सूत्र ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 के बाद 76 नंबर। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकीकरण होने से मांसपेशियों में थकान होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। और सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जिसका पीएच मान 7 से कम हो। अम्ल को धातु में अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इसके अभी हम लोग ऊपर थोड़ा सा पीएच मान के बारे में देखे हैं लोग, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाए। चलिए आगे देखा जाए। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी और नीले लिटमस को लाल बना देता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्लों के प्रमुख उदाहरण है जैसे कि देखिए आमाशय में हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, जो छोटा छोटा जो जीवाणु होता है लोग जो खतरा पहुंचाता है लोग उसको ये नष्ट कर देता है। शीतल पेयजल में देखिए कार्बनिक अम्ल होता है जिसके कारण बुलबुला निकलता है। चाय में टैनिन होता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोपरनिकस। इसके पहले देखिएगा कि ऐसा सिद्धांत था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी इसका चक्कर लगाता है लोग, लेकिन ये गलत साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दी जाए तो चाल दुगनी कर दी जाए। सॉरी देखिए एक बार और पढ़ते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए वह चाल दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा उसका दुगनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे समीकरण के द्वारा बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। गतिज ऊर्जा क्रियाशील होती है, वेग बदलने पर गति ऊर्जा बदलती है। गतिज ऊर्जा संचय नहीं रहती है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा हो सकता है, गतिज और स्थितिज। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर और इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्तियों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में है। तो देखिएगा कि आपका थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। सूची 3 सूची बनाया गया है जिसमें आपका केंद्र सूची है और एक आपका राज्य सूची आ जाएगा और उसके बाद राज्य सूची के बाद केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक चौथा सूची है जिसे विशेष अवशिष्ट शक्ति बोला जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। तो ये केंद्र सूची पे ये आपका केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पे देखिएगा कि दोनों कानून बनाएगा लोग, लेकिन दोनों एक ही चीज़ पे कानून बनाता है लोग, तो केंद्र सरकार का मान्यता ज़्यादा होगा। तो ये आप देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कौन सा देखिए कौन सूची में है, तो देखिए ये संघ सूची में 100 विषय हैं जिसमें विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग ये सब आ जाएगा। राज्य सूची में देखिए कि पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि और स्वास्थ्य ये सब आ जाएगा। समवर्ती सूची में देखिए कि समाचार पत्र, श्रमिक संघ, आर्थिक नियोजन, बिजली ये सब आ जाएगा। और देखिएगा उसके बाद अवशिष्ट शक्ति जो इसमें शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट शक्ति में रखा गया है जो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंबल परियोजना का। चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैरज ये स्थापित किया गया है। भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना
दामोदर घाटी परियोजना है जो 1948 में स्थापित किया गया था। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभान्वित पहुंचाता है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। और देखिए कि भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा, आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान को ये लाभ पहुंचाता है। कोसी ये बिहार में है। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में है। पंचेंग बांध दामोदर नदी घाटी ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर में। बगिहार परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है। देखिए कि इस मंदिर के नाम दिया गया है किसके द्वारा, तो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया और दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती वैदिक की ओर लौटे, ये नारा दिया। रक्त गुप्तकार दादा भाई नौरोजी द्वारा निकाली गई पत्रिका है। गीता रहस्य देखिए बाल गंगाधर की एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 फरवरी 1916 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। संविधान 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। 1917 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंदन है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, एक नाव की स्थिर जाल में गति 22 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति आवर है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बना दिए गए हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 के बाद 84 नंबर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो देखिए कि जमा राशि का अंश जो आरबीआई के पास रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये नगदी आरक्षित निधि यानी CRR इसका शॉर्ट नाम है, मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। आरबीआई CRR की प्रतिशत में वृद्धि करती है तो तरलता मार्केट से कम हो जाता है और महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिलता है। और जब CRR के जो रेट है इसे घटाता है तो तरलता मार्केट में ज़्यादा जाता है। वर्तमान में CRR 4.5% है, तो ये आप मत याद कीजिए। वर्तमान में देखिएगा लगभग 6 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, ये रासायनिक परिवर्तन KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो 6 घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। देखिए इसको समझाया गया है बना के समीकरण 1 और 2 के तहत, तो ये आप याद रखिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑक्सीकरण से संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया गया है, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, तो कंठ द्वारा होता है। और देखिए कि मानव के स्वर ग्रंथि कंठ में स्थिर होता है जिसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगित अनुत्रय होता है। लोग ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी के टेक्निमा को जोड़ता है स्वर यंत्र या लैरिक्स इसे कहा जाता है। लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे इम्पिलोरटिस कहा जाता है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, CO2 यानी कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा SV। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु रैखिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बंद और युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें बंद कोण 180 डिग्री होता है, तो ये याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एकांकिक संकलन विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बादलों के पार। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 91 नंबर है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो ये आपका हो जाएगा माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो राइट आंसर सी सही है, 30 का 1 हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, लखीसराय में है, तो ये याद रखिएगा। देखिए नागा बगीचा बांध जहानाबाद में है और दरदर नदी पे स्थित है। राजगीर में सर्वाधिक जल कुंड है, जिसमें देखिए सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, ब्रह्मकुंड और मखदूम कुंड हो जाएगा। रामेश्वर फूट, भीम बांध, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड आदि मुंगेर में स्थित है। गया में अग्निकुंड है। 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र की मध्य अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो देखिएगा आपका पूर्ति का लोच देखिए कि इकाई से कम हो जाएगा, और इकाई से कम नहीं, इकाई के बराबर हो जाएगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 के बाद अगला क्वेश्चन 95 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए नाना साहब अवध नहीं, कानपुर हो जाएंगे। ये 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता पूछ रहे हैं। बिहार में कुंवर सिंह और पटना में बताइए आप ये कौन थे? लक्ष्मी माई देखिए कि झांसी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। पीर अली के द्वारा पटना में नेतृत्व किया जा रहा था, एक किताब विक्रेता थे, तो ये याद रखेगा। देखिए कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद। अवध में हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बरेली से खान बहादुर नेतृत्व किया था। 1857 में देखिए क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर, और ये राष्ट्रीय विद्रोह डी.आर. जनरल हो जाएगा। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स हो जाएगा। और देखिए कि आगे इसमें अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो इसमें कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक में विद्युत संचालित नहीं होता है। कुचालक वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। घरेलू विद्युत तार के रूप में तांबा का उपयोग किया जाता है। विद्युत एसआई मात्रक एम्पियर है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में देखिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन है। शीशा की उष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण सही क्रम में है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, N2O5, और ये देखिए कि SO, CO2 और CO। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है। और देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र प्रेषित करते हैं। संसद के दोनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ये अभी पता है। लोकसभा की घनपूर्ति देखिए 1/10वां भाग होता है। तो भारत में देखिएगा कि जो संसद है लोग, तो लोकसभा के 55 सदस्य हो जाएगा लोग। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धीरे धीरे चलना। तो ये क्या क्रिया विशेषण बता रहा है? और देखिए कि अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, अवश्य, ही, पो, भीड़, ये सब आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत की खोज कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 मई 1498। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 1498 में ये कालीकट तट पे उतरा, और ये आपका कालीकट तट कहाँ पड़ेगा? तो केरल में पड़ेगा। केरल में उस समय देखिए राजा जोमरिन था जो कि इसका स्वागत करता है। हालांकि बाद में जब दूसरा का बार आता है 1502 में, तो इन दोनों में युद्ध भी होता है इसके लिए। देखिए कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था, और 1498 में वास्को डी गामा भारत में स्वतंत्र कालीकट बंदरगाह पहुंचा।
तो ये सब तो हम बताइए दिए। और देखिए कि जब वास्को डी गामा भारत से लौट के जाता है तो उसमें मसालों पे 60 गुना अधिक उस पर फ़ायदा होता है। 64 गुना तो काली मिर्ची पे फ़ायदा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे होड़ मच जाता है। इसी कारण यूरोपीय जितना कंट्री है लोग भारत में आने का एक दूसरे पे युद्ध भी करता है लोग और होड़ भी मच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सही है। और यहीं पे ये समाप्त हो रहा है। तो कोई भी सलाह देने के लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी के साथ समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।